गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक इज द लंबार पंक्चर। ओके, सो बेसिकली लंबार पंक्चर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन से, इसके प्रोसीजर से, इसके कॉम्प्लिकेशन से, उन सभी पॉइंटों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले बात करें तो लंबार पंक्चर का मतलब क्या होता है। लंबार पंक्चर का दूसरे नाम से कौन से नाम से जानते हैं? तो लंबार पंक्चर का मतलब होता है कि लंबार जो वर्टिब्रा होते हैं वहां से निडल इंसर्ट करके जो सब अरेक्नोइड स्पेस है वहां से फ्लूइड को कलेक्ट करना, या फिर उसके अंदर कोई डाई इंजेक्ट करके स्पाइनल कॉर्ड की जो स्ट्रक्चर की स्टडी करना, ये किसके अंदर आता है? लंबार पंक्चर के अंदर आता है। इसका दूसरा नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। लंबार पंक्चर की जगह दूसरा नाम भी आपको देखिए मिल सकता है एग्जाम के अंदर, और वो नाम मिलेगा आपको स्पाइनल टैप। अगर स्पाइनल टैप आए, लंबार पंक्चर आए, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ओके, सो इसके अंदर जो सबसे पहले बात करेंगे अपन इंडिकेशन की, तो इंडिकेशन होता है कि कोई भी मेनिंजाइटिस हो चुका है किसी पेशेंट को, तब करते हैं अपन। किसी को रेज सिंड्रोम हो चुका है या किसी को माइलोग्राफी करनी है, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, तब भी डाई इंजेक्ट करने के लिए अपन कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म में लेते हैं? लंबार पंक्चर। तो स्पेशल पॉइंट है ये कि माइलोग्राफी करते हैं तो उससे पहले कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो उसका आंसर जाएगा आपका लंबार पंक्चर, या फिर दूसरा नाम आ जाए तो स्पाइनल टैप। ओके, नेक्स्ट जो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछते हैं, जो मोस्ट कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है वो होता है इंक्रीज आईसीपी। अगर किसी पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर क्या करते हैं? लंबार पंक्चर को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपसे एक इंडिकेशन में ये भी पूछ सकते हैं, अगर किसी को पोर्ट्स डिजीज हुई है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का टीबी हो चुका है, तो उसके अंदर भी लंबार पंक्चर परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, तो इसका जवाब जाने वाला है हाँ। उस कंडीशन में भी पोर्ट्स जो डिजीज होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी अपन लंबार पंक्चर ही परफॉर्म करते हैं। अब अपन ने बात की कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर किसी को आईसीपी बढ़ चुका है तो इसमें स्पाइनल टैप या लंबार पंक्चर नहीं करते हैं, बट अपने को तो जरूरी है लंबार पंक्चर करना। तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है? सीएसएफ का सैंपल कैसे कलेक्ट करना है? तो उसकी जगह आपको एक दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जो दूसरी जगह से अपन जो सीएसएफ को निकालते हैं, लंबार जो वर्टिब्रा है वहां से नहीं निकाल के ऑक्सीपिटल वाले एरिया से अपन क्या करते हैं? सीएसएफ को कलेक्ट करते हैं, और उस प्रोसीजर का नाम जाता है सिस्टर्नल पंक्चर। सिस्टर्नल पंक्चर बोलते हैं उसको, CISTERNAL, सिस्टर्नल पंक्चर बोलते हैं। ओके, अगर कोई पूछे आईसीपी बढ़ा हुआ है तो अपन कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो उसका जवाब जाएगा सिस्टर्नल पंक्चर। आपको वहाँ पे लंबार पंक्चर भी मिलेगा, स्पाइनल टैप, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। अब जो सिस्टर्नल पंक्चर का मतलब होता है जो ऑक्सीपिटल वाला एरिया होता है वहां से अपन सीएसएफ को कलेक्ट करते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस से। ओके, तो इसका जवाब जाने वाला है ये। दूसरी चीज ये पूछते हैं कि इसके अंदर जो पोजीशन होते हैं कि कौन सी पोजीशन के अंदर पेशेंट को अपन प्लेस करते हैं, तो उसका जवाब जाएगा सी से पोजीशन होती है। सी शेप की जगह दूसरा ऑप्शन भी मिल सकता है आपको, फीटल पोजीशन, क्योंकि फीटस जो यूट्रस में रहता है तो उसी पोजीशन में रहता है। जो अंदर नेक है वो अंदर की तरफ फ्लेक्स होती है, घुटने भी अंदर की तरफ फ्लेक्स होते हैं। तो सी से पोजीशन से क्या होता है कि जो वर्टिब्रा होते हैं उनके बीच का स्पेस अच्छी तरीके से वाइड हो जाता है, तो निडल इंसर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और बिना किसी इंजरी के अपन सीएसएफ कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी एक टूफियर लाइन नाम से एक लाइन आती है, टूफियर लाइन। तो टूफियर लाइन बेसिकली सीएसएफ कलेक्ट करने से पहले ही खींची जाती है, कि इमेजिनरी लाइन होती है, जो क्या होती है L4 और L5 के बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, क्योंकि L4 और L5 के बीच में से ही मोस्ट कॉमन जो साइट है वहां से ही कलेक्ट करते हैं सीएसएफ। तो उस जो लाइन को क्या बोलते हैं अपन? टूफियर लाइन बोलते हैं। ओके, अगर कहीं पे देखिए आपको टूफियर लाइन तो उसका मतलब ये होता है। ऑलराइट, अब बात करेंगे कि जो मोस्ट कॉमन साइट होती है लंबार पंक्चर की, वो तो एज ग्रुप के अनुसार डिफाइन किया गया है। अगर चिल्ड्रन की पूछे तो अलग होती है, अडल्ट की पूछे तो अलग होती है। तो चिल्ड्रन के अंदर क्या करते हैं? L4 से L5 साइड रहती है, और जो अडल्ट होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? L3 से L4, क्योंकि L1 तक तो अडल्ट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है, तो L3 से L4 के बीच में करेंगे ताकि स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी ना हो। और बच्चों के अंदर L3 तक रहती है, तो L4 से L5 के बीच में अपन लंबार पंक्चर करते हैं। अब बेसिकली आपके सामने अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर मोस्ट कॉमन साइट पूछी जाए तो अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, तो आपको L4 से L5 भी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर चाइल्ड भी आ जाता है और अडल्ट, दोनों के लिए प्रिफरेबल मानी जाती है L4 से L5। ऑलराइट, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं कि जहाँ पे L4 और L5 पे अपन निडल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस साइड को क्लीन करते हैं, तो उस साइड को क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है? वहाँ पे क्लीन भी लिखा जा सकता है, या फिर पेंट करने के लिए, क्योंकि उसको क्लीन करते हैं वो एक टाइप से पेंट ही होता है। अगर पेंट ऑप्शन मिल जाए या फिर क्लीन साइड से पूछे सॉल्यूशन की, तो उसका जवाब जाएगा बीटाडीन।
स्प्रिट से नहीं करते, क्योंकि स्प्रिट वहाँ पे क्या कर सकती है, इरिटेशन कोज कर सकती है। ओके, इसलिए स्प्रिट को अवॉइड करते हैं, बेटाडीन से साइट को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट ये होता है कि मान लो अपने निडल तो इंसर्ट कर दी, अब अपन CSF कलेक्ट करना चाहते हैं, अब CSF आ नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना होता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को बोलना है कि वो कफिंग करे। तो जैसे ही कफिंग करेगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और CSF का सैंपल आसानी से कलेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट ये पूछते हैं कि जब CSF कलेक्ट कर लिया उसके बाद जो मोस्ट कॉमन पोजीशन है पेशेंट को कौन सी रखते हैं, तो इसका जवाब जाने वाला है सुपाइन पोजीशन, ताकि उस साइड के ऊपर क्या आ जाए, प्रेशर क्रिएट हो जाए, और प्रेशर क्रिएट होने से वहाँ से CSF लीकेज ना हो और वहाँ से ब्लीडिंग भी ना हो। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जनरेट होता है कि मिनिमम ड्यूरेशन कितना रखते हैं सुपाइन पोजीशन में, और जो इसका एक और रीजन भी होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो मिनिमम जो ड्यूरेशन होता है 3 से 4 घंटे का मिनिमम ड्यूरेशन रखते हैं, सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। हेड वगैरह एलिवेट भी नहीं करते हैं, पिलो वगैरह अवॉइड करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि मोस्ट कॉमन जो अगर कॉम्प्लिकेशन पूछे लंबार पंक्चर का तो वो हेडेक ही होता है, इसलिए अपन पिलो वगैरह उसके हेड को एलिवेट नहीं करते हैं, क्योंकि अपन ने क्या किया है, CSF को निकाल लिया है, तो अचानक से थोड़ा बहुत तो अपने निकाला 10 ml की लगभग, तो अचानक से उसका लेवल गिरता है, इस वजह से CSF कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन की वजह से अपन अगर उसको बेड को एलिवेट कर देंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा ब्रेन वाले एरिया में, तो हेडेक की कंडीशन डेवलप होती है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं, लंबार पंक्चर किया है किसी पेशेंट को, अगर वो उस बंदे के अचानक से हेडेक डेवलप होता है तो अपन क्या करेंगे, तो अगर उसके हेड के नीचे पिलो प्लेस है तो उसको पिलो को हटा देंगे, अगर नहीं है सुपाइन में फिर भी हो रहा है तो उसको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं, थोड़ा उसका हेड क्या करते हैं, लोअर कर देते हैं, ताकि CSF अच्छी तरीके से सर्कुलेट हो जाए क्रेनियम वाले एरिया के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट आपसे ये पूछते हैं कि जो अपन CSF को कलेक्ट किया है तो उसको कितने रूम टेम्परेचर पे, कितने डिग्री टेम्परेचर पे उसको स्टोर करके रखते हैं। तो बेसिकली अगर रूम टेम्परेचर की बात की जाए तो वहाँ पे 6 घंटे तक अपन स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद अपने को अगर 24 घंटे तक स्टोर करना है तो अपन रेफ्रिजरेटर पे यानी कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन उसको स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो घुमा के पूछता है ये होता है कि अगर सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, अब CSF का अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग चीजों के लिए कलेक्ट किया जाता है, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी कलेक्ट किया जाता है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी कलेक्ट किया जाता है। तो अगर सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पर्पज से अपन CSF का सैंपल लिया है तो उस CSF के सैंपल को कितने डिग्री पे स्टोर करते हैं, तो उसका आंसर जाने वाला है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट ये पूछते हैं कि जब बैक्टीरियल या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर जो CSF का कलर कैसा हो जाता है, तो क्लाउडी कलर का CSF हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज वहाँ पे प्रोटीन और ग्लूकोज के लेवल में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे CSF के अंदर, तो बेसिकली प्रोटीन के अंदर पूछे तो प्रोटीन के अंदर कोई चेंज होता है, तो इसका जवाब होता है नो, 1% चेंज नहीं होता है, ना प्रोटीन बढ़ता है ना कम होता है। ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं अपने फ्यूल के रूप में ग्लूकोज को क्या कर लेते हैं, अपटेक कर लेते हैं, और इसी रीजन की वजह से ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एज ए कंपेरिजन अगर पूछें ग्लूकोज का और प्रोटीन का रेशियो के कंपैरिजन में, तब तो प्रोटीन बढ़ता है क्योंकि ग्लूकोज क्या हो गया कम, तो एज ए कंपैरिजन क्या हो गया, प्रोटीन बढ़ गया। वैसे प्रोटीन के लेवल में कोई चेंज नहीं होता है, ओके, ना घटता है ना बढ़ता है। दूसरी चीज अपन बात करें इंपॉर्टेंट, तो ये होता है कि CSF का प्रेशर पूछते हैं, तो CSF का प्रेशर बेसिकली 5 से 15 mmHg होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये होता है कि अपन ने बात तो कर ली ग्लूकोज का कम हो जाएगा, पोटेशियम का ज्यादा हो जाएगा, तो अपने को नॉर्मल लेवल भी पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ग्लूकोज के और प्रोटीन के लेवल की, कि कितने अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है CSF के अंदर, कितने अमाउंट में प्रोटीन होता है। तो ग्लूकोज का लेवल बेसिकली 40 से 60 mg/dl होता है, और जो प्रोटीन होती है उसका लेवल होता है 35 से 50 mg/dl, और जो क्लोराइड होता है, एक क्लोराइड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है, उसका लेवल होता है 720 से 750 mg/dl। ओके, तो ये था अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से जितने सारे पॉइंटों से क्वेश्चन अराइज होते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हेडेक याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी साइट। ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है कम होता है, प्रोटीन का लेवल कम होता है बढ़ता है, यानी कि हर एक पॉइंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट करता है नोटसेट के अंदर। तो आपको सारे पॉइंटों को क्लियर रखना है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।